फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोर सर्किल डायग्राम जो मेटल कटिंग के अंदर फोर्स एनालिसिस के लिए, फोर्स की कैलकुलेशन के लिए काम आता है, वो उसमें फोर्सेस का को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आज मैं आपको इसमें मर्चेंट सर्किल डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। मर्चेंट सर्किट डायग्राम हम क्यों ड्रॉ करते हैं? तो हम ये जानते हैं कि जब किसी मशीन पर हम मशीनिंग करते हैं, तो मशीनिंग करते समय में कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम बाहर के किसी इक्विपमेंट से, डायनामोमीटर या अन्य किसी इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट से नाप सकते हैं। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनका हम मेजरमेंट किसी इक्विपमेंट से नहीं कर सकते, पर उनकी ज़रूरत है हमें एनालिसिस की, क्योंकि ओवरऑल मशीन के अंदर प्रोडक्टिविटी मशीन की अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट इफेक्टिव मशीनिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक मशीनिंग होनी चाहिए। तो हमको कई बार मशीनिंग में मटेरियल रिमूवल रेट कितनी रखनी है या आरपीएम कितनी रखनी है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के साथ साथ ये भी देखना होता है कि ओवरऑल जो मशीनिंग की कॉस्ट है वो क्या आने वाली है। जब हम मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ाएंगे या हायर क्वालिटी के टूल्स पर जाएंगे या फिर हम हायर एक्यूरेसी पे जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग की या मशीनिंग की कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ वो क्यों बढ़ेगी, उसके साथ साथ ही उस पर जो फोर्सेस आ रहे हैं उस समय में, वो फोर्सेस बढ़ेंगे। फोर्सेस बढ़ने से टूल का वियर होगा, टूल पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अन्य जो वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा जनरेट होंगे। एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमें अधिक रोबस्ट मशीन बनानी होगी। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा एक ट्रेड ऑफ करना होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी मशीन की क्या रखनी है और प्रोडक्शन हमारा इकोनॉमिक होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रेड ऑफ होता है। तो उस ट्रेड ऑफ को जब तक हम ट्रेड ऑफ के करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें एनालिसिस करना होगा कि आखिर हमारे वेलोसिटी बढ़ाने पर, फीड बढ़ाने पर, डेप्थ ऑफ कट बढ़ाने पर, मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ाने पर अंत में फोर्सेस कितने जनरेट हो रहे हैं। उन फोर्सेस का एनालिसिस करके हम बाकी बहुत सारी कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। तो इसलिए हमको ये फोर्सेस सारे कैलकुलेट करना आवश्यक होता है। और हमारे पास जो फोर्सेस हम जो मेजर कर सकते हैं, वो फोर्सेस हमारे पास में कटिंग फोर्स होता है या थ्रस्ट फोर्स होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हो रहा है, शेयर फोर्स कितना है, उनके कंपोनेंट्स और भी कोई हैं तो वो कितने हैं, ये सब मेजर करने के लिए हमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो मेजरमेंट है अन्य फोर्सेस का, वो हम मर्चेंट सर्किल डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम क्या है? मर्चेंट सर्किल डायग्राम is used for establishing the relationship between measurable and actual forces, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मर्चेंट सर्किल डायग्राम ये जितने भी फोर्सेस मेटल कटिंग में काम आएंगे उनको एनालाइज करने के लिए काम आता है। तो हम जब डायग्राम देखेंगे तो हमें ध्यान आएगा कि असल में वहाँ तीन फोर्स के सिस्टम्स हैं, तीन तरह के फोर्सेस हैं। पहला तो एक ग्रुप हो गया जो टूल है उसके वेग की दिशा के अंदर कटिंग फोर्स। दूसरा हो गया उसके कटिंग फोर्स के लंबवत कंपोनेंट थ्रस्ट फोर्स। ऐसे ही एक फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि टूल के रेक फेस से होकर निकलता है। जब चिप निकलती है तो चिप टूल के फेस पर फ्रिक्शन करेगी, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है एक वो है, और एक उसका नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से जो शेयर प्लेन है जहाँ से चिप्स निकलते हैं, जो शेयर होता है, तो वो शेयर प्लेन के अलोंग तो शेयर फोर्स होता है और उसके परपेंडिकुलर एक उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी होता है। तो इसका मतलब तीन तरह के ये फोर्स सिस्टम हो गए जिनका हमको एनालिसिस करना है। मर्चेंट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करते समय में कुछ एजम्पशंस भी हमें मानने पड़ते हैं। वो ये हैं, एक तो shear surface is a plane extending upward from the cutting edge. Second one is the tool is perfectly sharp and there is no contact along the clearance force. तीसरा है the cutting edge is a straight line extending perpendicular to the direction of motion and generates a plane surface as the work moves past it. Fourth one is the chip doesn't flow to either side, that is chip width is constant. The depth of cut remains constant.
width of the tool 2 is greater than that of work and work moves with uniform velocity relative to tool tip. No built up edge is formed. इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना वाली बात है कि जो टूल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करता है। तो जो फोर्सेस हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 3 तरह के फोर्स के सिस्टम यहाँ आएंगे और इन अजम्पशंस को मानते हुए इस डायग्राम को हमें अध्ययन करना चाहिए। देखिए ये टूल है, इस टूल पर जो हम ये अगर वेलोसिटी की वेग की दिशा है टूल की, तो ये जो फोर्स है Fc ये इसी दिशा में है, ये कटिंग फोर्स कहलाता है। और इसके लंबवत जो कंपोनेंट है वो थ्रस्ट फोर्स कहलाता है Ft। जो शेयर प्लेन है ये शेयर प्लेन है, शेयर प्लेन के अलोंग जो फोर्स है वो है Fs शेयर फोर्स, और इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो है Fn। इसी तरह से जो ये टूल का फेस है, इस टूल के फेस पे चिप इस तरह से फ्रिक्शन करके निकलती है, तो इस दिशा में जो फोर्स है वो है F फ्रिक्शन फोर्स, और इसके लंबवत जो फोर्स है वो है N। अब हमने अभी अजम्पशंस में देखा था कि जो टूल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो जब वेग कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब जितने भी फोर्सेस यहाँ आ रहे हैं वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हैं। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनके रिजल्टेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो Ft और Fc का रिजल्टेंट फोर्स अगर R है तो इसी तरह से Fs और Fn का रिजल्टेंट फोर्स भी फिर R होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। और इसी तरह से F और N इसका रिजल्टेंट फोर्स भी R ही होगा। तो क्योंकि ये जो फोर्सेस के युग्म है, सिस्टम है Ft Fc Fn Fs Fn, इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड R ही होगा, इसलिए ये तीनों अगर मान लीजिए समान रिजल्टेंट फोर्स वाले हैं तो फिर इनको क्या हम एक साथ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ये हम आगे के डायग्राम में देखेंगे। यहाँ दो एंगल भी हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका जो टूल का वेग है, गति की दिशा है, उस दिशा के साथ में ये जो एंगल है ये शेयर एंगल कहलाता है, और इसी तरह से जो रेक एंगल है इसका वो अल्फा है। तो जो मैंने अभी आपको बोला इसको यहाँ पे भी लिख के दिखाया हुआ है, F फ्रिक्शन फोर्स है, N नॉर्मल टू फ्रिक्शन फोर्स है, Fs इज शेयर फोर्स, Fs N वहाँ लिखा हुआ था नॉर्मल टू शेयर फोर्स है, Fc कटिंग फोर्स है, Ft थ्रस्ट फोर्स है, बीटा फ्रिक्शन एंगल है जो भी आगे देखेंगे हम, mu coefficient of friction at tan beta, Fc and Ft are along the normal to the direction of velocity। रिजल्टेंट फोर्स वो होता है R इज इक्वल्स टू Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर होल रेज टू पावर 0.5। तो अब हम फोर्सेस के एनालिसिस में एक बात और, हम ये ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए अभी फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे। ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए 3 ट्रायंगल फोर्सेस के बनते हैं और उनका रिजल्टेंट क्योंकि R है इसलिए इन सब को हम एक साथ एक सर्किल में ड्रॉ करते हैं, वो मर्चेंट सर्किल कहलाता है। देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स F है, इसका नॉर्मल कंपोनेंट N है, इन दोनों का रिजल्टेंट R है। इसी तरह से ये Fc है, Fc का नॉर्मल कंपोनेंट Ft है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी R है। और ये शेयर फोर्स Fs है, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट है Fns, और इनका रिजल्टेंट भी R है। तो जो ये रिजल्टेंट R है इसके साथ में ये नॉर्मल कंपोनेंट जो है फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, उसके साथ जो एंगल बनता है बीटा, ये फ्रिक्शन एंगल है। इसी तरह से फाई मैंने आपको पहले बताया, और एक एंगल है अल्फा। ये तीनों एक सर्किल में कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं, हम ये जानते हैं कि मान लीजिए अगर इस सर्किल की ये डायमीटर है तो सर्किल के डायमीटर से कोई भी दो बिंदुओं को सर्किल के डायमीटर से कोई भी दो रेखाओं को सर्किल के परिधि पे मिलाएंगे तो ये हमेशा लंबवत मिलेंगे, हम ये जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन फोर्सेस को भी इस तरह से हम यहाँ पर सर्किल में संपातित करते हैं, सर्किल में मिलाते हैं, तो ये सारे के सारे इस तरह से 90 डिग्री पर मिलते हैं, चाहे वो Fn का योग हो, चाहे Fs और Fns हो, चाहे Fc और Ft हो। इसलिए फिर ये एक सर्किल पर मिलते हैं, इसलिए जब इन फोर्सेस को हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो एक सर्किल का निर्माण होता है,
और इसलिए इसको मर्चेंट सर्किल कहा जाता है। ये एंगल अगर बीटा है तो इस एंगल की कैलकुलेशन आपको करनी होगी, तो क्योंकि ये एंगल तो फ्रिक्शन एंगल है, इसका मान हमने माना बीटा। अब ये एंगल हमें निकालना है, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये एंगल कितना है? ये है 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हुआ टोटल 90 माइनस अल्फा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हुआ 90 माइनस अल्फा। ये एंगल, अब हम इस डायग्राम के अंदर शेयर फोर्स, हमारे पास में FC और FT ये दो फोर्सेस ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन हम इक्विपमेंट के द्वारा कर सकते हैं, एक्सटर्नल किसी मेजरिंग डिवाइस के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारे पास में कटिंग फोर्स और थ्रस्ट फोर्स की कैलकुलेशन आ जाएगी, और हम इस मोर सर्किल से जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो शेयर फोर्सेस है, शेयर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स और उनके नॉर्मल कंपोनेंट, इसकी कैलकुलेशन हम इस मोर सर्किल डायग्राम से करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम एक बार शेयर फोर्स को देखेंगे। शेयर फोर्स को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने इस डायग्राम के अंदर उसको करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हम, क्योंकि ये FC है, ये कटिंग फोर्स है और ये थ्रस्ट फोर्स है, और हम जानते हैं क्योंकि इन दोनों के मान हमारे पास हैं, तो हम इन्हीं की को काम में लेते हुए FS और जो ये वाला कंपोनेंट है FNS, इनके मान निकालेंगे। Fn मान लीजिए इसको, तो Fn और Fs के मान निकालेंगे। तो अब देखिए ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस FC से यहाँ पर हम एक इस तरह का त्रिभुज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये डायग्राम जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारे को ये निकालना आसान हो जाता है, और साथ ही साथ हम इस एंगल को भी निकालेंगे। तो ये एंगल फाई कैसे हो जाएगा? देखिए इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में ये एंगल फ्रिक्शन एंगल फाई है, तो ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल हो गया। इसी तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स और उसका कंपोनेंट